देहली आवृत्ति। अब सुन लो भाई जरा, देहली आवृत्ति क्या होती है? अरे बस बस, देहली आवृत्ति समझ लो, हमारे पास कोई धातु थी और धातु पर हमने प्रकाश डाला, तो हर किसी को ऐसा लगता है, कौन मेनू में आ रहा है ये? तो हर किसी को ऐसा लगता है कि किसी भी धातु पर हम कोई प्रकाश डालें और वो प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ऐसा संभव नहीं है। हर एक धातु का अपना एक फिक्स कार्यफलन होता है। कार्यफलन मतलब ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा के अंदर वो आवृत्ति होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन निकाल सके। देखो उधर कोई प्रकाश डाला, इसकी आवृत्ति 50 थी और 50 से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। हमने आवृत्ति बढ़ाई, हमने 60 कर दी। 60 आवृत्ति करने पे भी इलेक्ट्रॉन निकला। हमने जैसे 61 की ना, इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से। तो ये जो 61 है ना, 61, ये इसकी देहली आवृत्ति है कि किसी भी धातु की वह न्यूनतम आवृत्ति, मतलब किसी भी आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे देखो आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं, लेकिन इसे न्यू 0 से दर्शाएंगे देहली आवृत्ति को। समझ गए? कोई भी आपतित प्रकाश है उसकी कम से कम इतनी आवृत्ति जरूर होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन निकाल सके। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगी, मतलब अगर आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम होगी, सोचो ये कॉपर है और कॉपर की आवृत्ति जो है, कॉपर की अपनी आवृत्ति जो है वो 61 है। तो चाहे वो इंडिया में कॉपर ले लो, अमेरिका में कॉपर ले लो, अगर जब भी तुम कॉपर के ऊपर प्रकाश डालोगे तो उसे 61 आवृत्ति का प्रकाश चाहिए। अगर तुम उसमें 60 का डालोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। हाँ 62 का डाल दोगे तो बहुत अच्छे निकलेंगे, फिर तो और तेजी से चलेंगे। कम से कम उससे आगे का डालना होता है, उससे पीछे का प्रकाश नहीं डालना है। तो हर किसी धातु के लिए एक खास आवृत्ति होती है। सबसे कम आवृत्ति जो होती है वो सीजियम की होती है। सीजियम सबसे कम प्रकाश में भी इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। फिर सीजियम के बाद में और सारे धातु आते हैं, सीजियम, पोटेशियम, फ्रांसियम, ये कैल्शियम वैल्शियम, इस तरीके की होती हैं। फिर उसके बाद में चांदी आ जाती है। नॉर्मल जो आमतौर पर जो तुम ये सोलर पैनल देखोगे ना, तो इस पर सिल्वर फॉइल लगी होती है, चांदी की हल्की सी पिन्नी लगी होती है। ठीक है जी। तो चांदी भी अच्छे इलेक्ट्रॉन निकालती है, कम उस पर ही, कम थोड़े से प्रकाश पर भी इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। मतलब अगर जो धूप ना निकली, सिर्फ दिन निकला है ना, तो भी सप्लाई तुम्हारे घर में बराबर आती रहेगी। इस तरीके से सोलर पैनल बने होते हैं। ये होता है, जरूरी नहीं है कि बहुत तेज प्रकाश होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर दिन निकला है इसका मतलब फोटोन आ रहे हैं। सूर्य भले से बादलों के भीतर है, कहीं कोहरे के भीतर है या कहीं भी है, लेकिन वो फोटोन जो है वो आ रहे हैं, वो फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसलिए वो थोड़े से थोड़े फोटोन के लिए भी ऐसी उसकी परत लगाई जाती है। कुछ अब अपग्रेड कर रही है कंपनी, तो अच्छे और ब्रांडेड चीज़ें बना रही हैं, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। अर्धचालक की परत चढ़ा दे रहे हैं, सेलेनियम की परत चढ़ा दे रहे हैं इसके ऊपर। पहले क्या होता था, सिल्वर की चढ़ाते थे। अब कोई कहे सीजियम की क्यों ना चढ़ा दे रहे हैं, सीजियम की चढ़ाते हैं, लेकिन सीजियम धातु में क्षारीय धातु होती है, जल्दी खराब हो जाती हैं। तो ऐसी परत चढ़ाते हैं ताकि थोड़ी लंबे समय तक भी चलती रहे। ऊपर से कुछ शीशे विशे का पैनल भी लगा देते हैं ऊपर से। कभी देखा होगा तुमने, उसको फूटने के चांस भी रहते हैं कि यार चटक ना जाए, फूट ना जाए, कोई अद्दा उद्दा मार देगा तो भी फूट सकता है वो। तो वो जो फूटने के चांस होते हैं ना, वो उसके शीशे की परत चाहते हैं ताकि वो बारिश से खराब ना हो परत वो। ये तो सोलर पैनल को आप ध्यान से देखोगे तो तुम्हें सब दिखेगा कि ज़्यादातर या तो वो वाइट कलर में होते हैं या ग्रे कलर में भी होंगे, तो वो धातु की परत के कारण होते हैं। ये हम इसमें यही लिख रहे हैं, देहली आवृत्ति में लिखेंगे आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से, जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं। न्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो कार्यफलन होता है ना, ऐसा करके लिख देंगे,
कार्यफलन फाई बराबर एच न्यू जीरो, इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। ये फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद अगले हेडिंग जो डालेंगे ना वो डालेंगे देहली तरंग दैर्ध्य। हाँ जी, न्यू देहली तरंग दैर्ध्य। हाँ, कार्यफलन में न्यू जीरो इसकी देहली आवृत्ति होती है। एच न्यू जीरो, एच प्लांक नियतांक भी लिखवाएंगे। अभी प्लांक का ही नहीं, सिद्धांत आने वाला है पूरा। हो गया भाई, हेड डाल देंगे देहली तरंग दैर्ध्य। उसमें क्या था, उसमें न्यूनतम था, इसमें अधिकतम हो जाता है। आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य है, अधिकतम यानी कि एक लिमिट से ज्यादा ना हो जाए वरना तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, वो तरंग दैर्ध्य होती है। क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे का उल्टा होता है। ये कम से कम चाहिए तो ये अधिक से अधिक चाहिए कि उस लिमिट से ज्यादा ना हो जाए। मतलब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 5000 एंगस्ट्रॉम प्रकाश की आवश्यकता है तो 5001 ना हो जाए वरना निकलेंगे नहीं। 5 से नीचे रह जाए, 4999 हो जाए तो भी निकल जाएंगे। 4000 हो जाए, 3000 हो जाए, 2000 हो जाए, इससे कम कम पे निकलते रहेंगे, उससे ज्यादा चलेगी तो नहीं निकलेंगे। ठीक है ना जी। और आवृत्ति में अगर 61 है तो 62 63 हो जाए निकल जाएंगे, पीछे को नहीं निकलेंगे कम पे। दोनों एक दूसरे के उल्टी हैं। तो लिखेंगे आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है। ये बहुत आसान चैप्टर होता है अगर तुम इसे समझते रहो तो, क्योंकि उसमें याद करने की जरूरत नहीं होती, खुद अपना आप ही बोलना होता है दिमाग से। आपतित प्रकाश की वह अधिकतम, न्यूनतम बोला है क्या? वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य है। न्यूनतम कहां से बोल दिया यार, इतना समझाने के बाद न्यूनतम बोल दिया। आपतित प्रकाश की वह, लिखने वाले भी ऐसे हैं जो बता ना सके। आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य है जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इधर फाई बराबर एच न्यू जीरो था। अब चूंकि देखो सी बराबर ना न्यू लैम्डा होता है, सी बराबर न्यू लैम्डा। अगर ये जीरो ना तो ये दोनों ही जीरो रहेंगे। अब इसमें अगर हम न्यू का मान निकालें लैम्डा नीचे आ जाएगा, यानी कि सी अपॉन लैम्डा जीरो आ जाएगा, न्यू जीरो बराबर ये आ जाएगा। तो ये वाला मान यहाँ लगा देंगे तो फाई बराबर जो है वो एच सी अपॉन लैम्डा जीरो हो जाएगा। न्यू जीरो की जगह हमने सी अपॉन लैम्डा लगा दिया तो एच सी अपॉन लैम्डा जीरो ये देहली तरंग दैर्ध्य हो जाती है। ये नीचे फॉर्मूला लिख देंगे।
जी हाइगन का सिद्धांत फेल करते हैं अब जरा। हेडिंग है तरंग सिद्धांत की विफलता। हेडिंग तरंग सिद्धांत की विफलता, मतलब ये तरंग सिद्धांत फेल कैसा हो गया था। बोलो मत, हेडिंग डालो। इसमें लिखेंगे एक मिनट ना, इधर देख लो जरा, रहने दे, क्यों पंगे लेते रहो। इतनी मेहनत के बाद में तरंग सिद्धांत दिया गया और उसके बाद में वो फेल हो गया, वो क्यों हुआ देखो। हाँ जी, देखो जब तक प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना नहीं हुई थी तब तक ये तरंग सिद्धांत चल रहा था, लेकिन जब इस तरंग सिद्धांत से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई ना तो वो हुई नहीं, वो विफल हो गई, फेल हो गई सिद्धांत की विफलता। क्या होगा, इन्होंने बोला कि देखो आपतित प्रकाश जो होता है ना उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आपतित प्रकाश की तीव्रता होती है, तीव्रता मतलब कितनी तेजी से आके गिर रहा है, ठीक है, या उनकी किरणों की संख्या को कह सकते हो तुम, कितनी तेजी से उनकी संख्याएं आ रही हैं। 3 किरण आ रही हैं, 3 तीव्रता, 4, 5, 6 आ रही हैं, 100 आ रही हैं तो और ज्यादा तीव्र हो रही है, ये ऐसा करके। और दूसरी होती है उनकी आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू, याद रखना देहली आवृत्ति नहीं है, आपतित प्रकाश की कुल आवृत्ति है वो न्यू। तो तरंग सिद्धांत ने ये बताया कि अब होता क्या है, जैसे प्रकाश पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो निकलने के बाद में वो कोई पृष्ठ पे थोड़ा ना बैठे रहेंगे, वो चलेंगे, जब चलेंगे तो उनकी अपनी गतिज ऊर्जा भी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो तरंग सिद्धांत ने ये बोला कि आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है, जितनी ज्यादा तीव्रता होगी इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा तेजी से चलेंगे। ये तरंग सिद्धांत ने बताया कि जो तीव्रता होती है, तीव्रता वो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है, जितनी ज्यादा तीव्रता होती है इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा उतनी अधिक होती है। परंतु प्रयोगों के आधार पर जो देखा गया वो ये देखा गया कि इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, जो गतिज ऊर्जा है रियल में वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो इन्होंने जो बात बताई थी तरंग सिद्धांत ने वो फेल हो गई, क्योंकि रियल में बात ये पाई गई कि जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है, ना कि तीव्रता पर। समझ गए कि इलेक्ट्रॉनों जो चलेंगे तो तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है, जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी। अब आवृत्ति समझो क्या होती है, आवृत्ति होती है कि एक तरंग जो है वो ऐसा आ रही है, एक तरंग जो है वो ऐसा आ रही है, किसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली। अब दो ही ऑप्शन है, आधे कहेंगे देखो मैंने सही बता दिया, आधे बता दिया। आवृत्ति क्या होती है पहले परिभाषा से पता होना चाहिए, आवृत्ति की परिभाषा बताओ तभी तो। हाँ तो कौन से वाले में ज्यादा होने दो, एक सेकंड में जितने ज्यादा कंपन कर जाए कोई भी तरंग, तो साफ साफ दिख रहा होगा कौन सी ज्यादा कर रही है, ये तो आराम से मजे मार रही है कंपन करते हुए, ठीक है जी। इसके कंपन तो ऐसे 1 मिनट में एक आध दो ही हो रहे हैं, ये हो रही है कंपन। तो जितने ज्यादा झंझनाहट के साथ आगे भिनभिनाते हुए अगर जो कोई भी तरंग आएगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगी, तेजी से टक्कर मारेगी आगे। तो जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये बाद में बताया। तरंग सिद्धांत ने बताया कि तीव्रता मतलब बहुत ज्यादा प्रकाश डाल दो तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन तेजी से निकल जाएंगे, ये उन्होंने बताया था तरंग सिद्धांत ने, जो कि फेल हो गया, ठीक है जी। दूसरा क्या बताया इन्होंने, दूसरा ये बताया कि कोई भी दुनिया का प्रकाश उठाओ, कोई भी प्रकाश डालो और डालने के बाद में इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, मतलब कोई देहली आवृत्ति की कोई जरूरत नहीं होती है। ये तरंग सिद्धांत ने बताया कि किसी भी आवृत्ति का प्रकाश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सामर्थ्य होता है, वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। जबकि बाद में प्रयोगों के आधार पर यह पता चला कि प्रयोगों के आधार पर यह पता चला कि अगर कोई भी आप प्रकाश डालेंगे तो सबसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कुछ खास आवृत्ति के प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यार 1 मिनट बाहर देखना, कोई खड़ा है क्या, देखना जरा क्या करे, और गाड़ी वाली देख लेना अपनी ना, अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, वही है ना।
देखो भाई, दो चीजें तो फेल हो गई हैं। एक तो तीव्रता उन्होंने बताया था, वो बेकार हो गई। दूसरा बताया कि कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, वो भी गलत। ठीक है जी। तीसरा, अरे सुनो, तीसरा इन्होंने बताया कि जब हम कोई भी प्रकाश पर डालते हैं, ऐसा पकड़ के बिठा लिया गया, वो कहाँ है, इतना टाइम लगता है क्या? पहले आदमी को देखने भेजा था बुल्ले मोहन, अब तुम मत रुक जाइए जाके। लिखो इधर। तो मुझे ऐसा लगा ना, दरवाजे तक कोई आया और झाँका भी चला गया, तो मुझे ऐसा लगा मन कि कभी कोई ये देखना आया हो कि सब अच्छा बैठे, अब निकल लो मैं लेके। तो ये थी। लिखो भाई जरा। तो लिखना नहीं है, पहले सुन लो, तीसरा वाला भी सुनो जरा। तो तरंग सिद्धांत ने ये बताया, अरे तरंग सिद्धांत ने ये बताया कि अगर किसी धातु पर हम प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच में कुछ समय अंतराल लग जाता है। समय अंतराल का मतलब कि प्रकाश आता है, पहले सबको बटता है, बटने के बाद में फिर आप ये तय करते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। मतलब 4-5 सेकंड का इसमें अंतराल लग जाता है, मतलब समय पश्चिता आ जाती है। ठीक है। जबकि प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि जैसे प्रकाश डालते हैं फट से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, कोई समय पश्चिता नहीं होती है। तो जो तरंग सिद्धांत ने बताया था वो वाली बात गलत हो गई। समझ में आ गई? 3 चीजें थी, एक तीव्रता वाली, और एक बताया कि कोई भी प्रकाश निकाल देगा, और तीसरा बताया कि समय पश्चिता आ जाती है। जबकि उनकी बताई हुई तीनों बातें गलत हो गई हैं। अब ये जो व्याख्या, ये जो इन्होंने तरंग सिद्धांत ने व्याख्या की थी, ये पूर्णतः गलत हो गई। सही व्याख्या जो की वो आइंस्टीन ने की, वो आइंस्टीन की व्याख्या बाद में आएंगे। उससे पहले हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम भी लिखेंगे, जो असली नियम होते हैं। तो पहला तरंग सिद्धांत की विफलता है, तो इसमें लिखेंगे यह निम्नलिखित है। नंबर 1, वो जो पिछले चैप्टर में लिखवाया था वो तरंग सिद्धांत क्या है वो लिखवाया था। अब तरंग सिद्धांत क्या क्या काम कर रहा है तो वो यहाँ भी पता चल रहा है कि उसने ये काम किए थे। लिखेंगे यह निम्नलिखित है नंबर 1, यह निम्नलिखित है नंबर 1, और नंबर 1 में लिखेंगे तरंग सिद्धांत के अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश की तीव्रता, तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अर्थात प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, अर्थात प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। परंतु प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि, परंतु प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर नहीं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर नहीं।
देखो तीव्रता ऐसा लिखा जाता है, कभी कोई छोटी की मात्रा लगा के लिख रहे हो। तीव्रता पर नहीं, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीव्रता पर नहीं, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये पहला इसका कारण हो गया। नंबर सेकंड, तरंग सिद्धांत के अनुसार, दूसरा तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति का प्रकाश, तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति का प्रकाश किसी भी आवृत्ति का प्रकाश धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है वशर्ते और शर्ते मतलब कंडीशन होती है ये। वशर्ते उसमें इतनी ऊर्जा हो, वशर्ते उसमें इतनी ऊर्जा हो कि वह पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। परंतु प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि एक न्यूनतम ऊर्जा से देखो, परंतु प्रयोग आधार पर यह पाया गया कि एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति, यह पाया गया कि एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश, न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। नंबर थर्ड, तरंग सिद्धांत के अनुसार जब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है, तो वह पृष्ठ के सभी इलेक्ट्रॉनों में एक समान रूप से वितरित होता है। पृष्ठ के सभी इलेक्ट्रॉनों में एक समान रूप से वितरित होता है। इस प्रकार प्रकाश के आपतित होने तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने, के मध्य समय पश्चता आ जाती है। समय पश्चता ऐसे लिखेगा, पश्चता
देरी हो जाती है। परंतु प्रयोगों के आधार पर प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि प्रकाश के आपतित होने तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती। हेडिंग है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। इसके निम्नलिखित 4 नियम हैं। चार नियम हैं। नंबर 1, चार नियम। एक मिनट देख लो भाई, क्या थे नियम ये 4 के 4। प्रकाश आपतित हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। सुन लो इधर, अरे जो तरंग सिद्धांत ने बताया था वो अलग चीज है। एक तो इसमें तीव्रता हो गई, एक इसकी आवृत्ति हो गई, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और दर की बात है। देखो, गतिज ऊर्जा का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेज चलेंगे, और दर का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम ये है कि प्रकाश की जो तीव्रता वो दर के अनुक्रमानुपाती होती है। कि मतलब जितनी ज़्यादा तीव्रता उतनी ज़्यादा दर होगी। मतलब ये 4 किरणें हैं तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर तीव्रता बढ़ा देंगे, 5 संख्या कर देंगे किरणों की, तो 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जितनी ज़्यादा तीव्रता उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई। दूसरा तो जो था कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो होती है वो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाएगी, ई के। मतलब जितनी तेजी से प्रकाश किरणें आएंगी उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मतलब गतिज ऊर्जा इसकी ज़्यादा होगी, आवृत्ति ज़्यादा होगी तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। ये दूसरा नियम है। तीसरा है कि एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करता है। उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं, और ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। ये तीसरा नियम है कि देहली आवृत्ति और कार्यफलन होना चाहिए उस प्रकाश के अंदर, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये वो सब कंडीशन है जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये है वो 4 नियम। तीसरा था कि जैसे ही प्रकाश आपतित होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, कोई समय पश्चता नहीं होती है। ये चौथा नियम है इसका। तो देखो इधर एग्जाम में जो है ना 2 तरीके से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम आते हैं। एक तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, या आगे आइंस्टीन नाम जोड़ देंगे कि आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम भी 4 हैं और ये भी 4 हैं। तो जो आइंस्टीन कहेंगे तो वो डेरिवेशन के साथ आएंगे, अभी इसके बाद करवाएंगे वो। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम आएंगे तो तुम्हें यही लिखना है जो अब लिखवा रहा हूँ मैं 4। तो होश में देख लेना, वो जब आएंगे तो ज़्यादा नंबर में आएंगे, ये 2 नंबर में ही आते हैं सिर्फ, ऐसा करके। तो दोनों नियम है, जबकि नियम दोनों सेम ही है। मतलब जो बात ये बता रहे हैं वही बात वो बता रहे हैं, लेकिन नाम अलग अलग है बस। तो लिखेंगे इसमें, इसके नंबर के 4 नियम है। नंबर 1, आपतित प्रकाश की तीव्रता। हाँ, नियम नंबर 1 लिख दो, ऐसे लिख दो, या नंबर 1 लिख दो खाली, ऐसे तो चल जाएगा। आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर पर निर्भर करती है। दर पर
निर्भर करती हैं, देखो अरे नीचे लिखो, उसमें लिखते रहो, तीव्रता बढ़ने पर, तीव्रता बढ़ने पर, तीव्रता बढ़ने पर, तीव्रता बढ़ने पर, हाँ उसी में लिखते रहो, अभी पहले में ही पूरा नहीं हुआ था वो। तीव्रता बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर बढ़ जाती है। ये पहला नियम हो गया तुम्हारा। हाँ जी, नंबर सेकंड लिखेंगे, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर बढ़ जाती है। नंबर सेकंड लिखना चाहोगे? हाँ लिख सकते हो, ये वाली लाइन लिखोगे तुम। अच्छा, समानुपाती अनुक्रमानुपाती में कुछ खास अंतर? एक ही, आज जाके सर्च करना, सारे गूगल पर ढूंढ डालो कि समानुपाती और अनुक्रमानुपाती में अंतर क्या होता है। हाँ जी, हाँ कल को मैं बता दूँगा। चलो फिलहाल ये छोटी छोटी बड़ी मोटी बातें होती हैं, तो ये उन लोगों के लिए होती हैं जो दिमाग में कुछ उनके कीड़ा गुड़बड़ा रहा हो, लेकिन सबके लिए नहीं होती। देखेंगे नंबर सेकंड, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, रुको रुको एक मिनट रुको, ऐसा लिखो, उल्टा करके लिखो यार। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, पीछे से लिखो तो अच्छा लगेगा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। आवृत्ति बढ़ने पर, आवृत्ति बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नंबर थर्ड, आर्टिकल थ्योरी में यह अंतर होता है, जितनी देर में तुम एक थ्योरी का पेज लिखते हो ना, इतनी देर में 3 पेज भर देते हैं आर्टिकल में, लिखेंगे नंबर थर्ड में। लेकिन आज तुम लोगों के हाथ ना धीरे धीरे चलने, तेज तेज चलाओ, इसमें लेंगे